नमस्कार। आज हम चित्रा मुद्गल के बहुत ही चर्चित उपन्यास एक जमीन अपनी की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो मुंबई की एक बस्ती, वहाँ रहने वाले लोग, उनके रोज के संघर्ष, उनकी उम्मीदें, उन सबको आवाज देती है। हमारे पास जो जानकारी है, जो विश्लेषण है इस उपन्यास का, वो इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके पीछे जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर रोशनी डालता है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस कहानी की परतों को खोलें और समझें कि वो जो हाशिए पर लोग हैं उनके लिए अपनी जमीन, अपनी पहचान का मतलब क्या है। जरा सोचिए, मुंबई की एक झुग्गी झोपड़ी बस्ती कैसी होगी? तंग गलियां, गंदे नाले के पास टिन और तिरपाल से बने हुए घर। यहीं रहती है कहानी की नायिका सावित्री। एक विधवा है, 2 बच्चे हैं उसके, बेटा रामू कोई 15 साल का और बेटी लक्ष्मी 12 साल की। पति गुजर गया तो ससुराल वालों ने खैर दरवाजे बंद कर दिए, तो ये बस्ती ही उसका सहारा बनी। अब गुजारा कैसे होता है? दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर, झाड़ू पोंछा करके किसी तरह बस पेट पाल रही है। लेकिन आंखों में ना एक सपना है। बस छोटा सा जमीन का टुकड़ा मिल जाए, अपना, जिस पर पक्की छत हो। ये सिर्फ घर नहीं है, ये इज्जत है, सुरक्षा है। हाँ, और ये सपना वो देख रही है एक ऐसे माहौल में जो बहुत मुश्किल है। बस्ती का जीवन, जैसा कि हमें पता चलता है, वो गरीबी, गंदगी, बीमारी, शराबखोरी और खासकर औरतों पर जो हिंसा होती है उससे भरा हुआ है। हाँ, यहाँ हर दिन एक लड़ाई है, सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं, अपने आसपास के माहौल से भी। हाँ, बिल्कुल। और इसी मुश्किल में सावित्री को एक साथी मिलती है, कमला। कमला खुद भी अपने शराबी पति से पिटती है, लेकिन उसमें एक एक आग है लड़ने की। वो सावित्री को हिम्मत देती है, कहती है, अरे सावित्री, कब तक ऐसे जिएगी? ये जमीन हमारा हक है, लड़ना तो पड़ेगा। और ये दोस्ती बहुत अहम हो जाती है कहानी में। कमला का किरदार दिखाता है कि कैसे औरतें एक दूसरे का सहारा बनती हैं मुश्किल वक्त में। और सावित्री का सपना, एक जमीन अपनी, ये फिर सिर्फ एक जरूरत नहीं रह जाता। ये पहचान का, अस्मिता का सवाल बन जाता है, बच्चों के भविष्य का सवाल। यहीं से कहानी उन बड़े मुद्दों से जुड़ती है, जैसे शहरी गरीबी, विस्थापन, बुनियादी हक। ये बस्ती, जैसे आपने कहा, सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये उस भारत का प्रतीक है जो विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गया है। बिल्कुल सही। और इसी सपने पर, इसी छोटी सी उम्मीद पर एक बड़ा खतरा आता है। एक बिल्डर है गुप्ता जी, उसकी नज़र उस बस्ती की ज़मीन पर पड़ती है। वो वहाँ एक बड़ा सा चमकता हुआ शॉपिंग मॉल खड़ा करना चाहता है, और जाहिर है मॉल बनेगा तो बस्ती बस्ती तो उजड़ेगी। अचानक सबके सिर पर बेघर होने का डर। में विकास बनाम विस्थापन। एक तरफ मॉल की चमक दमक का वादा, दूसरी तरफ हजारों लोगों की जिंदगी उजड़ने का खतरा। सवाल ये उठता है कि ये विकास आखिर किसके लिए है? कहानी ये सवाल बहुत जोरदार तरीके से उठाती है। और तभी इसी उथल पुथल के बीच सावित्री को कहीं से पता चलता है कि सरकार की कोई स्कीम है, गरीबों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने की कोई योजना। उसके अंदर एक उम्मीद सी जगती है। वो सोचती है, अरे बरसों से हम यहीं रह रहे हैं, यहीं कमाते हैं, यहीं खटते हैं, हमारे बच्चे यहीं पले बढ़े। अगर मेहनत हमारी, पसीना हमारा, तो ये जमीन हमारी क्यों नहीं? वो कोशिश करती है लोगों को जोड़ने की, समझाने की कि भाई अब चुप नहीं बैठना है, अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। पर यह आसान कहाँ होता है। बस्ती में डर भी है, कुछ लोग बिल्डर के लालच में भी आ जाते हैं। हाँ, और यहीं कहानी एक और परत खोलती है, समुदाय के अंदर का जो संघर्ष है। बस्ती का ही एक दबंग है, रमेश। वो गुप्ता जी से पैसे ले लेता है और उसी का आदमी बन जाता है। वो लोगों को डराता है, धमकाता है, सावित्री के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। ये दिखाता है कि लड़ाई सिर्फ बाहर के ताकतवर लोगों से नहीं होती। कई बार अपने ही लोग छोटे छोटे लालच में बड़े मकसद को कमजोर कर देते हैं। लेकिन सावित्री हार नहीं मानती। वो कमला और एक बुजुर्ग मजदूर हैं, बाबूलाल। बाबूलाल तो पूरी जिंदगी वहीं गुजार चुके हैं, और कुछ दूसरी औरतें। ये सब मिलकर एक कमिटी बनाते हैं। अब शुरू होता है असली संघर्ष। सरकारी दफ्तरों की चक्कर काटना, अर्जियां देना, साहब लोगों से मिलना। और यहीं पे चित्रा मुद्गल उस पूरी सरकारी मशीनरी को दिखाती हैं जिससे आम आदमी रोज टकराता है। जैसे स्रोतों में भी जिक्र है कि क्लर्क है, वो बिना चाय पानी के फाइल आगे नहीं बढ़ाएगा। बड़े अफसर हैं, वो मिलने का टाइम ही नहीं देते, टालते रहते हैं। जरूरी कागज हैं, वो खो जाते हैं कहीं। ये एक तरह का चक्रव्यूह है। तो सावित्री की लड़ाई सिर्फ बिल्डर या रमेश से नहीं है,
उस पूरे सिस्टम से है जो सुनता ही नहीं है गरीबों की। ये तो बहुत ही निराशाजनक लगता है। क्या कहीं से कोई उम्मीद, कोई मदद मिलती है इन्हें? हाँ, मिलती है। कहानी में एक अहम मोड़ आता है जब सावित्री की मुलाकात होती है नंदिनी से। नंदिनी एक एनजीओ कार्यकर्ता है, पढ़ी लिखी है, कानूनों की समझ रखती है और वो इन लोगों की मदद करना चाहती है। वो सावित्री को बताती है कि भाई तुम्हारा कानूनी हक क्या है, कौन से कागज बन सकते हैं, कैसे अर्जी लगानी है। अच्छा, तो नंदिनी एक तरह से बाहर की दुनिया और बस्ती के बीच एक पुल का काम करती है। बिल्कुल, नंदिनी का किरदार दिखाता है कि बाहरी मदद, शिक्षा, कानूनी जानकारी ये कितना जरूरी है। अक्सर जो हाशिए पर समुदाय होते हैं उनके संघर्षों में इस तरह की मदद, ये जानकारी बहुत मायने रखती है। और नंदिनी उन्हें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, वो एक और बहुत जरूरी बात समझाती है, संगठन की ताकत। वो कहती है, सावित्री, तुम्हारी आवाज तभी सुनी जाएगी जब तुम सब एक साथ बोलोगे। तुम्हारी ताकत तुम्हारी एकता में है। ये संगठन वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कहानी में। एक तरफ तो ये बाहरी लड़ाई चल रही है, बिल्डर, रमेश, सरकारी दफ्तर, लेकिन सावित्री के घर के अंदर क्या चल रहा है? उसके बच्चे रामू और लक्ष्मी, उन पर क्या असर हो रहा है सबका? हाँ, ये कहानी का एक बहुत ही मार्मिक पहलू है। बेटा रामू, जो अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, स्कूल छोड़ देता है, एक मोटर गैरेज में काम करने लगता है। वो देखता है अपनी माँ को, कैसे वो खट रही है, कैसे बेबस है, कई बार बस्ती की गरीबी देखता है। उसके अंदर ना एक गुस्सा भरता जाता है, हालातों पर, अपनी गरीबी पर, और यही गुस्सा उसे भटकाता है। वो रमेश जैसे लोगों की संगत में पड़ने लगता है। हाँ, वो एक सीन है जहाँ वो रमेश के साथ शराब पीकर घर आता है और सावित्री जब उसे देखती है उस हाल में, वो बिल्कुल टूट जाती है। वो सिर्फ डांटती नहीं, वो बड़े दर्द से उसे समझाती है, रामू बेटा, ये जमीन का टुकड़ा सिर्फ मिट्टी नहीं है रे, ये हमारी इज्जत है, हमारा मान है, तेरा लक्ष्मी का भविष्य है। अगर तू ही बिगड़ जाएगा तो मेरी ये लड़ाई, ये सब बेकार हो जाएगी। वो माँ बेटे का जो संवाद है बहुत असरदार है। बिल्कुल, ये उस पीढ़ी के अंदर का द्वंद्व दिखाता है जो गरीबी और सिस्टम के दबाव में है। रामू कोई बुरा लड़का नहीं है, लेकिन हालात उसे गलत तरफ धकेल रहे हैं। वो माँ से प्यार भी करता है, उसकी लड़ाई को समझता भी है, पर वो निराशा, वो गुस्सा उसे कमजोर कर देता है बीच बीच में। और बेटी लक्ष्मी? लक्ष्मी जो है वो उम्मीद की किरण है। वो छोटी है, स्कूल जाती है, पढ़ने में होशियार है। वो अपनी माँ के सपने को समझती है और उसमें हिस्सेदार बनना चाहती है। वो कहती है अपनी माँ से, माँ तुम लड़ो, मैं खूब पढ़ूंगी, बड़ी अफसर बनूंगी, फिर तुम्हें बढ़िया पक्का घर दिलाऊंगी। वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ को हिम्मत देती है, उसके संघर्ष को एक मतलब देती है। लेकिन मुश्किलें तो बढ़ती ही जाती हैं। जब बिल्डर और रमेश देखते हैं कि ये लोग हट नहीं रहे, तो वो और घटिया हरकत पर उतर आते हैं। एक रात रमेश और उसके साथी बस्ती में आग लगाने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं लोग डर के भाग जाएंगे। ये दिखाता है कि विरोधी पक्ष किस हद तक जा सकता है, हिंसा पर उतर आता है। हाँ, पर सावित्री और कमला की हिम्मत देखिए। वो शोर मचाकर सबको जगा देती हैं। पूरी बस्ती एक हो जाती है आग बुझाने में। आग तो बुझ जाती है, पर इस चक्कर में बेचारे बाबूलाल की झोपड़ी वो पूरी जल जाती है। बाबूलाल, जिसने पूरी जिंदगी वहीं गुजार दी, वो एकदम हिम्मत हार जाता है। ये बहुत ही दर्दनाक मोड़ है कहानी में। उसका तो सब कुछ चला गया। लेकिन यहीं सावित्री का नेतृत्व दिखता है। वो खुद दुखी है, पर वो उस टूटे हुए बूढ़े आदमी को संभालती है। कहती है, हिम्मत मत हारो बाबूलाल, झोपड़ी ही तो जली है, जमीन तो अभी है, हमारी हिम्मत अभी बाकी है। ये शब्द जैसे उस बूढ़े में फिर जान डाल देते हैं। ये दिखाता है कि सावित्री सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही, वो पूरे समुदाय को साथ लेकर चल रही है, उनके दुख में साथ है। ये लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी है। मुश्किल वक्त में भी हौसला बनाए रखना, लोगों को जोड़े रखना। आगजनी की घटना, बाबूलाल का नुकसान, ये सब कहानी को और असलियत के करीब लाते हैं। ये कोई आसान लड़ाई नहीं है, बहुत कुछ दांव पर लगा है। और फिर कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। जब दफ्तरों के चक्कर से, अर्जियों से बात नहीं बनती, तो नंदिनी, सावित्री, कमला ये सब फैसला करते हैं कि अब सड़क पर उतरना ही होगा। एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है। अच्छा, तो संघर्ष अब एक नए लेवल पर जाता है, सामूहिक प्रतिरोध। हाँ, सैकड़ों लोग, औरतें, मर्द, बच्चे सड़कों पर उतर आते हैं। हाथों में तख्तियां, नारे गूंजते हैं, ये जमीन हमारी है, मॉल नहीं घर चाहिए, गुप्ता जी हाय हाय। पुलिस आती है, रोकती है, लाठीचार्ज होता है, लोग घायल भी होते हैं, पर पीछे नहीं हटते।
सावित्री सबसे आगे है, झंडा पकड़े हुए। ये दृश्य दिखाता है कि जब लोग डर से ऊपर उठ जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो उनकी ताकत कितनी बढ़ जाती है। अहिंसक प्रतिरोध का ये तरीका अक्सर सिस्टम को हिला देता है। और यहाँ एक और अच्छी बात होती है, सावित्री का बेटा रामू, जो कुछ वक्त पहले भटका हुआ सा लग रहा था, अब वो पूरी तरह बदल चुका है। वो न सिर्फ खुद आंदोलन में शामिल है, बल्कि बस्ती के और नौजवानों को भी जोड़ कर लाता है। वो माँ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये देखकर सावित्री की हिम्मत और बढ़ जाती है। ये रामू के किरदार का एक बहुत जरूरी पड़ाव है। शायद माँ के संघर्ष ने, समुदाय की एकता ने उसे सही रास्ता दिखा दिया है। ये पीढ़ियों का जुड़ना भी है, पुरानी पीढ़ी का तजुर्बा और नई पीढ़ी का जोश। ये लड़ाई को और ताकत देता है। इस आंदोलन का असर होता है, मीडिया में बात आती है, अखबारों में छपता है, टीवी पर बहस होती है, मामला हाईलाइट हो जाता है। नंदिनी की मदद से केस कोर्ट तक पहुंचता है। तो यहाँ मीडिया और न्यायपालिका, इन दोनों की भूमिका भी सामने आती है। मीडिया उनकी आवाज को बड़ा मंच देता है और कोर्ट उस आवाज को सुनता है। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में ये संस्थाएं कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। कोर्ट में सुनवाई होती है, सावित्री अपनी बात रखती है, बहुत सीधी साधी भाषा में, लेकिन पूरी सच्चाई और हिम्मत के साथ। उसकी आंखों की सच्चाई, उसकी दलीलें जज पर असर करती हैं। और फिर वो दिन आता है, फैसला आता है। कोर्ट आदेश देता है कि बस्ती की जमीन पर मॉल नहीं बनेगा, और सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वो बस्ती वालों को उनकी जमीन के कानूनी कागजात दे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी जीत हुई। सालों का संघर्ष, अपमान, आंसू, मेहनत रंग लाई आखिरकार। बिल्कुल, ये सिर्फ सावित्री की जीत नहीं थी, ये पूरे समुदाय की जीत थी। हर उस इंसान की जिसने लड़ाई लड़ी, लाठियां खाईं, पर हिम्मत नहीं हारी। और इस जीत का महत्व सिर्फ वो जमीन का कागज मिलना नहीं है, इसका जो मनोवैज्ञानिक असर होता है वो बहुत गहरा होता है। ये समुदाय का आत्मसम्मान लौटाता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है, उन्हें ये यकीन दिलाता है कि अगर वो एक होकर लड़ें तो बदलाव आ सकता है, न्याय मिल सकता है। ये आगे के संघर्षों के लिए उन्हें ताकत देता है। उपन्यास का अंत कैसे होता है? क्या सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है फिर? अंत बहुत खूबसूरत है, पर यथार्थवादी है। चित्रा मुद्गल उसे कोई फिल्मी हैप्पी एंडिंग नहीं बनाती। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा जश्न हो रहा है, ढोल बज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या होता है आखिर में? हम सावित्री को फिर से उसी झोपड़ी के बाहर बैठा देखते हैं। माहौल शांत है। बेटी लक्ष्मी गोद में सिर रखे कुछ पढ़ रही है, बेटा रामू पास बैठा है, शायद काम से लौटा है, कुछ बातें कर रहा है। बस्ती में एक ठहराव सा है, एक सुकून है और एक नई उम्मीद की आहट। वो जमीन का कागज उनके पास है। पर यह अंत किसी आखिरी जीत का ऐलान नहीं है, ये बस एक पड़ाव का संकेत है। हाँ, सावित्री खुद सोचती है, या शायद धीरे से कहती है, जमीन तो मिल गई, पर अब इसे घर बनाना है। ये लाइन बहुत गहरी है। मतलब संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, बस उसका रूप बदल गया है। अब चुनौती है इस जमीन पर बेहतर जिंदगी बनाने की, बच्चों को पढ़ाने की, समुदाय को और मजबूत करने की। तभी पास खड़ी कमला उसे छेड़ती है, सावित्री अब तो तू सच्ची में हमारी सरपंच बन गई। और दोनों हंस पड़ती हैं। यही असलियत वाला नजरिया इस उपन्यास को खास बनाता है। जीत मिली है, पर जीवन की लड़ाई जारी है। चुनौतियां नहीं हैं, लेकिन अब उम्मीद है, आत्मविश्वास है और सबसे बड़ी बात, अपनी जमीन है। संघर्ष का जारी रहना ही जीवन है, उपन्यास यही कहता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो एक जमीन अपनी हमें क्या सिखाती है? क्या है इसका मुख्य संदेश? मेरे ख्याल से ये उपन्यास कई लेवल्स पे बात करता है। पहली बात तो ये कि ये उन लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है जो हाशिए पर हैं, जिनकी आवाज हम तक पहुंचती नहीं। ये उनके रोज के संघर्ष, उनकी इंसानी गरिमा जी लड़ाई को हमारे सामने रखता है। सावित्री, कमला, बाबूलाल, रामू, लक्ष्मी, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारे समाज के जीते जागते चेहरे हैं। और ये कहानी उस हिम्मत की भी है, उस जज्बे की, जो इंसान को सबसे मुश्किल हालात में भी लड़ने की ताकत देता है। सावित्री की हार न मानने वाली जिद, कमला का साथ, ये सब बहुत प्रेरणा देता है। बिल्कुल। साथ ही ये उपन्यास सिस्टम पर भी एक तीखी नजर डालता है, उसकी सुस्ती, उसका भ्रष्टाचार। लेकिन ये कोई निराशावादी उपन्यास नहीं है। ये दिखाता है कि अगर इरादा हो, लोग एक हों और सही तरीके से, मतलब अहिंसक तरीके से प्रतिरोध करें, तो बदलाव संभव है। संगठन की ताकत, कानूनी जानकारी, बाहरी मदद, इन सब की भूमिका को भी ये दिखाता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर सोचने को छोड़ जाता है।
हाँ, वो सवाल जो आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है कि ये जो विकास हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है। तरक्की की इस दौड़ में हम किसकी जमीन छीन रहे हैं, किसका घर उजाड़ रहे हैं। शहरों के बाहर जो बस्तियां हैं या शहरों के अंदर भी चमकते मॉल्स के पीछे, ऊंची बिल्डिंग्स के पीछे कितनी सावित्रियों की कहानियां दबी पड़ी हैं। ये उपन्यास हमें शहरीकरण, विस्थापन, भूमि अधिकार और एक न्यायपूर्ण विकास क्या होता है, इन मुद्दों पर बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारे समय का एक जरूरी आईना है।